जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो कुछ कठिन शब्द होते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, विशेष रूप से सीटेट में। और देखा जाए तो जो अन्य एग्जाम होते हैं जहां पे साइकोलॉजी आती है तो वो कठिन शब्द आपको समझ नहीं आते, जिसके कारण आपको जो कॉन्सेप्ट पता होता है उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो पिछली वीडियो में भी हमने उन कठिन शब्दों को की व्याख्या की थी। इस बार हम फिर जो है कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करेंगे। इन कठिन शब्दों का लेवल थोड़ा सा एडवांस है उनकी तुलना में, जो पिछली वाली वीडियो आपने देखी थी। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है निरपेक्ष सीमा। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये हिंदी के नाम पे आपको परोसे गए हैं, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये संस्कृत के हैं। तो शब्द क्या है? निरपेक्ष सीमा। देखिए क्या है निरपेक्ष सीमा? आवश्यक न्यूनतम तीव्रता उद्दीपक का पता, यानी किसी भी उद्दीपक का पता लगाने के लिए जो न्यूनतम से न्यूनतम तीव्रता चाहिए उसको कहते हैं निरपेक्ष सीमा। इसका मतलब मैं आपको यह समझाऊं कि जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है उसे फीवर है, उसे बुखार है, तो कोई न्यूनतम स्केल तो होगा, कोई न्यूनतम तीव्रता तो होगी। तो न्यूनतम तीव्रता जो है वो मान के चलिए 99 डिग्री, इस तरीके से कि आपको इतना जो है बुखार है, इतना डिग्री है। या कह सकते हैं कि वो आप अगर उस लेवल को पार कर रहे हैं तो आपको फीवर माना जाएगा। तो इस लेवल के आसपास जिसको आप पार कर रहे हैं इसी को कहते हैं निरपेक्ष सीमा। यानी किसी भी उद्दीपक का पता लगाने के लिए न्यूनतम से न्यूनतम सीमा जो होती है उसको कहते हैं निरपेक्ष। जैसे कोई बच्चा आक्रामक है, बहुत ज्यादा गुस्सैल है, तो इसकी न्यूनतम सीमा क्या है? बात बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, तो इसे कहते हैं निरपेक्ष सीमा। दूसरा होता है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण का मतलब यह होता है कि दो भिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने पर होने वाले परिवर्तन। यानी एक बच्चा है वो टच में आ रहा है, एक तो अपनी संस्कृति जो उसे शुरू से मिली है, दूसरी वो किसी दूसरी संस्कृति के टच में आया। यानी वो दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के टच में आया, जिसमें आने के बाद क्या हुआ, उसका व्यवहार परिवर्तन होने लगा। तो इसको क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। जैसे आपके पड़ोस में क्या होता है, कोई बच्चा तमिलनाडु का या किसी दक्षिण भारत के राज्य का आ जाता है, तो एक संस्कृति तो दक्षिण भारत के राज्य का बच्चा लेके आया अपने साथ में, एक उस बच्चे की अपनी संस्कृति है। अब वो दूसरी संस्कृति के टच में आता है तो उसकी संस्कृति में भी कुछ कुछ, उसके अंदर भी कुछ कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। इसी को कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। अगला है जीववाद। जीववाद ये कॉन्सेप्ट प्याजे का है। किसका? प्याजे का। इसमें क्या है? निर्जीव में जीवन है ऐसा मानना। ऐसा माना जाता है कि निर्जीव में जीवन है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि छोटे बच्चे जब कभी दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो कुर्सी से टकराकर या दीवार पर टकराकर गिर जाते हैं, उनके चोट लग जाती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कुर्सी के या दीवार के एक एक उनको बच्चे के सामने थप्पड़ मार के दिखाते हैं कि देखो हमने इसको मार दिया। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि कुर्सी में जान है, उसमें जीवन है, ठीक है। और अब इसकी पिटाई लग गई, माना वो कुर्सी पे टकरा के गिरा तो कुर्सी के दो मार दिए थप्पड़, तो ऐसा लगा कि हाँ बच्चे को कि अब मेरा संतुष्टि हो गई। तो जीववाद का मतलब निर्जीव चीजों में जीवन को मानना। दुश्चिंतता, एंजाइटी, आप देखते हो दुश्चिंतता हो जाती है, तो ये कब होती है? भय की सामान्य अनुभूति। यानी जो डर होता है, भय होता है, वो आपको महसूस होने लगता है और आप उसको जीने लगते हैं, उसको फील करने लगते हैं। इसको कहते हैं भय की सामान्य अनुभूति। भय की अनुभूति होने लगती है। अब यह है उपागम, उपागम, द्वंद्व। उपागम का मतलब विचार, उपागम का मतलब विचार, और द्वंद्व यानी ये विचार लें या ये विचार लें, इसमें क्या हो जाता है? द्वंद्व हो जाता है। दो समान प्रिय लक्ष्यों के बीच चयन में द्वंद्व। यानी कभी कभी आपका मन करता है कि एलटी ग्रेड में चले जाएं, फिर आपका मन करता है डीएसएससी में चले जाएं, फिर आपका मन करता है ईएमआरएस में चले जाएं। अब आप सोचते हो कि मैं एकलव्य आदर्श से क्वालिफाई करूं या एलटी ग्रेड करूं या डीएसएससी करूं, तो ये आपको तीनों भर्ती प्रिय हैं। तो इसके कारण जो द्वंद्व हो जाता है आपके मन में, एक तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चुने या ये चुने। इसी को कहते हैं उपागम, उपागम, द्वंद्व। दूसरा है भाव प्रबोधन। भाव प्रबोधन, कई बार क्या होता है भाव प्रबोधन, इसका अर्थ क्या है? उद्वेलित शरीर की क्रियात्मक अवस्था। देखो थोड़े से टफ है, इनको जो पहली वीडियो में आपने वर्ड मीनिंग देखे थे उनकी तरह हल्के में मत ले लेना, ये थोड़ा सा समय लगेगा, तभी हमने इसको विस्तार करके लिखा है, वरना आधे पैदल लिख देते, आधे पैदल लिख देते। आए भले ही कम है लेकिन एक तरीके से आपके काफी काम आएंगे, एडवांस लेवल है ये आपका। तो भाव प्रबोधन, उद्वेलित शरीर की क्रियात्मक अवस्था।
नहीं आया समझ में ना, क्योंकि वो भी भाषा टफ है, ये भी भाषा टफ है, ठीक है। तब मैं आपको समझाता हूं कि ये भाव प्रबोधन होता क्या है। जब मैं केवी में पढ़ाता था तो होता क्या था कि दो बच्चे आपस में कोई शैतानी करते थे, उनने उसके पेन मार दिया या प्रकार मार दिया या रबड़ चुरा ली, तो उन दो बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो तीसरा बच्चा था उसके अंदर क्या होता था, भाव प्रबोधन और बोर्ड कराता था, सर इन्होंने इनका पेन छीन लिया। यानी एक बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा अपने भावों को उद्वेलित करना, बहुत ज्यादा अपनी बात कहने की प्रबल इच्छा होती है, इसी को कहते हैं भाव प्रबोधन। जैसे कई बार दो लोगों की भी लड़ाई होती है, तीसरा अपने आप घुस जाता है बीच में, वो भी राय देने लगता है, तो इसको कहते हैं भाव प्रबोधन, यानी उद्वेलित शरीर की क्रियात्मक अवस्था। जब आपका शरीर उद्वेलित होता है, एक तरीके से कुछ कहने के लिए तैयार होता है, तो ये ऐसी अवस्था होती है, भाव को प्रबोधन करना। सहचारी अधिगम, सहचारी का मतलब है साथ साथ, और अधिगम का मतलब है सीखना। ऐसा अधिगम जिसमें कुछ घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अनुबंधन, ठीक है, वहां पर क्या होता है, होता यह है कि जैसे आपने कुत्ते ने क्या देखा, अपने भोजन को देखा और उसकी लार आ गई, तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं। जैसे बच्चे ने एप्पल देखा तो उसे ए बताया गया कि ए फॉर एप्पल, ए को तो नहीं जानता है पर एप्पल को जानता है, तो साथ साथ घटना घटाई जा रही है कि बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है, तो वैसे ही जोड़ा जा रहा है। तो इसको कहते हैं सहचारी अधिगम। डायरेक्ट अधिगम ना करा के उसको किसी के साथ जोड़ दो। जैसे जब कार का गियर सिस्टम समझाते हैं तो यही कह देते हैं कि भाई जैसे बाइक के गियर पड़ते हैं वैसे कार के, बस दोनों में डिफरेंट क्या है, कार में ऐसे उतारे नहीं जाते हैं और बाइक में क्या है, क्रमबद्ध रूप से कम्बड़ किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं सहचारी अधिगम, यानी एक अधिगम को दूसरे अधिगम के साथ जोड़कर बताना। अब कहते हैं आसक्ति। आसक्ति, यहाँ पे छोटा ही शा आएगा, शब्द है आसक्त, शब्द है आसक्त और आसक्त से बना है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है गहरा संवेगात्मक बंधन। कैसा बंधन, गहरा संवेगात्मक बंधन, यानी इमोशनल रूप से आप जब किसी से जुड़ जाते हैं, इमोशनल रूप से आप किसी से गहरा लगाव लगाते हैं, तो उसे कहते हैं आसक्ति। क्या कहते हैं, आसक्ति। जैसे शिशु और माता के बीच हो जाती है, तो गहरा लगाव इमोशनल क्यों हो जाता है, क्योंकि माँ बच्चे को फूड देती है। और ये एक रिसर्च करी गई तो इसमें यह पाया गया कि अगर माँ बच्चे को फूड ना दे, कोई दूसरी माँ भी या कोई दूसरी महिला फूड देती, तो बच्चे को उसके प्रति भी आसक्ति हो जाती है, गहरा लगाव हो जाता है। जैसे होता कि आप लोग पालतू एनिमल पालते हैं, पेट्स पालते हैं, तो उनकी भी आपके प्रति गहरी आसक्ति हो जाती है। जैसे ही वो आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं कि अब फूड मिलने वाला है। अगला है गुणारोपण। गुणारोपण, गुणारोपण का मतलब, देखो एक चीज मैं और बताऊं, देखो अगर हिंदी का वर्ड मीनिंग है तो आपको समझ आ जाएगा, संस्कृत का है वो भाषा के थ्रू अर्थ निकाल देगा, लेकिन अगर साइकोलॉजी का वर्ड मीनिंग है तो वो साइकोलॉजी को ऐड करता हुआ चलता है। जैसे गुणारोपण, बाह्य कारकों के आधार पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के विषय में अनुमान। तो गुणारोपण का मतलब यह है कि उसकी आप बाहरी, आप क्या है, उसकी जो बाह्य कारक हैं, बाह्य फैक्टर हैं, उसकी आदतें हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके गुण हैं, उन गुणों के आधार पर उस आदमी को जज करना, यानी उन गुणों के आधार पर उसके विषय में अनुमान लगाना कि ये ऐसा है। तो इसको क्या कहते हैं, गुणारोपण। अधिकतर शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चे का बैकग्राउंड देखकर, चीजों को देखकर, पोर्टफोलियो को देखकर समझ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है क्या नहीं है। अब है व्यवहार अनुवांशिकी। व्यवहार अनुवांशिकी, इसका ये अर्थ मत लगा लेना कि अनुवांशिकी के व्यवहार को समझना, ऐसा नहीं है। यहाँ दो शब्द हैं, एक है व्यवहार, एक है अनुवांशिकी। एक है व्यवहार, एक है अनुवंशिकी। अनुवंशिकी, अनुवांशिकी भी आता है, अनुवंशिकी भी आता है, ठीक है। तो व्यवहार अनुवंशिकी क्या होता है, व्यवहार पर अनुवंशिकी और परिस्थितियों के प्रभावों की शक्तियों और सीमाओं का अध्ययन करना। यानी जो व्यक्ति का व्यवहार है, व्यवहार किससे बनता है, उसकी अनुवांशिकी से बनता है और परिस्थिति से बनता है। अनुवांशिकी का मतलब उसके परिवार से क्या मिला, उसको अपनी फैमिली से क्या मिला, और व्यवहार का मतलब उसके आसपास की जो चीजें हैं, आसपास का जो वातावरण है, उससे क्या मिला। तो आसपास का वातावरण और उसकी अनुवांशिकी किस चीज को तय करता है, उसके व्यवहार को। इसी को कहते हैं व्यवहार अनुवांशिकी। अगला है ऊर्ध्वगामी परिक्रमण। ऊर्ध्वगामी परिक्रमण, सारे, अब जो ऊर्ध्वगामी परिक्रमण क्या है, आकृति प्रत्यक्षण में अंश से पूर्ण की ओर, यानी जीरो से हाई पे जाना। जीरो से हाई पे जाना, कहां से हाई पे जाना, जीरो से हाई पे जाना, इसे कहते हैं आकृति प्रत्यक्षण के, यानी आकृतियों को देखकर जीरो से अंश से पूर्ण की ओर जाना, या इसको हम कह सकते हैं अंश से पूर्ण की ओर, जीरो से ऊपर की ओर, यानी जीरो लेवल से 1 2 3 4 अब ऊर्ध्वर एकदम ऊपर को जा रहे हैं।
अगला होता है विचारा बेश। तो एक शब्द है इसमें विचार और एक शब्द है आवेश। तो सारे विचारों को एकत्रित करके मूल्यांकन करना। विचारावेश का मतलब यह है कि बच्चे के बारे में, बच्चे को समझते हुए आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके आधार पर आपने क्या करा, बच्चे का मूल्यांकन करा। इसी मूल्यांकन को कहते हैं विचारावेश। व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी, जो आपका EMRS का सिलेबस है एकलव्य आदर्श विद्यालय का, उसमें ये टॉपिक लगा हुआ है व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी। एक व्यक्ति का गहन अध्ययन, एक व्यक्ति के विचारों का, उसकी आदतों का, उसके कार्य को, इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, विशेष अध्ययन करते हैं। ठीक है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना, यानी बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित ना करके एक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे आप लोग भी इस समय कंफ्यूजन में कि कौन सी तैयारी करें, DSSV का फॉर्म पड़ा हुआ है, TGT का फॉर्म पड़ा हुआ है, LT ग्रेड आने वाली है, एडिट जूनियर भी आने वाली है, अल्पसंख्यक वाली भी आने वाली है, अन्य अभी जो मुकदमा चल रहा था आपका एडिट जूनियर का, तो उसमें भी ये चीज़ आ रही है कि भाई 50% प्रमोशन से करें, 50% जो है डायरेक्ट भर्ती करें। तो ये सब एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिरकार क्या किया जाए, कौन सी तैयारी की जाए। तो इन सब का समाधान क्या है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है आप हर भर्ती की तरफ मत सोचो, आप केवल अपना सब्जेक्ट सही कर लो, आप GS सही कर लो और CDP सही कर लो और भाषा सही कर लो, 4 चीज़ें सही कर लो, कोई भी एग्जाम आएगा क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से केंद्रीकरण, किसी एक चीज़ पर केंद्रीकरण रहना या एक चीज़ पर ही अपना फोकस करना। बड़ा अच्छा शब्द है शिरापादाभिमुख संरूप। शिरापादाभिमुख संरूप यानी वही बात आ गई कि पहले सर विकसित होता है, फिर नीचे का हिस्सा विकसित होता है, तो कह सकते हैं सर से नीचे की ओर, सर से नीचे की ओर। भाई मस्तिष्क का वह, अब ये कह रहे हैं सर्वाधिक विकास शीर्ष पर होता है, ऊपर से नीचे की ओर ये होता है। क्या होता है, पहले बच्चे का जो है वो सर डेवलप होता है, फिर नीचे की ओर डेवलप होती है। इसी को कहते हैं आपका क्या, शिरापदाभिमुख संरूप। अगला बड़ा मस्त शब्द है, वो क्या है, प्रमस्तिष्कीय बलकुट। नाम क्या है, बलकुट। प्रमस्तिष्कीय बलकुट, ये दिमाग का एक हिस्सा होता है। क्या है आपका प्रमस्तिष्कीय बलकुट, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो उच्चतर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक कार्यों का नियमन करता है। यानी दिमाग का वह हिस्सा कौन सा, प्रमस्तिष्कीय बलकुट। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके उच्चतर संज्ञानात्मक, जहां पे आप चीजों को स्टोर करके रखते हो, जानकारियों को स्टोर करके रखते हो, और संवेगात्मक कार्यों यानी इमोशनल कार्यों को कंट्रोल करता है। पता लगा वहीं पे जाकर डैमेज कर दिया, लो भैया अब ना तो इमोशन बचे और ना ही संज्ञान बचा। और हंसी तो तब आती है, वो फिल्मों में दिखाते हैं कि यहाँ पे चोट लगी और याददाश्त चली गई। भाई जो याददाश्त वाली खोपड़ी होती है वो यहाँ होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो याददाश्त तो तब जाएगी ना जब यहाँ चोट लगेगी, और लगती कहाँ है, यहाँ पे। तो ये वही वाली बात आ गई कि प्रमस्तिष्कीय बलकुट, दिमाग का वह हिस्सा जहाँ पे उच्चतर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक कार्यों का नियंत्रण होता है। संवरण बड़ा खतरनाक शब्द है, संवरण। संवरण शुद्ध संस्कृत का शब्द है संवरण। संगठनात्मक प्रक्रिया जो कि अपूर्ण आकृतियों को, कैसी आकृतियों को, अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण रूप में प्रत्यक्षण करती है। यानी जो अपूर्ण आकृतियों को, अधूरी आकृतियों को क्या करती है, पूरे रूप में दिखाती है। इसको कहते हैं संवरण। कहने का मतलब किसी का मास्क जब मिल जाए, पूरे मुंह का मास्क, तो उससे क्या बना दिया जाता है, पूरा उसका चेहरा बना दिया जाता है। इसको कहते हैं संवरण। यानी आपके अपूर्ण आकृतियों से पूर्ण आकृतियों के रूप में प्रत्यक्षण कराती है। संज्ञान, संज्ञान कितना बढ़िया शब्द है। कुछ नहीं है, सा हटा दो, बचा ज्ञान, अर्थ क्लियर हो गया। संज्ञान से मत डरिए, संज्ञान में क्या करिए, सा को हटा दीजिए, लीजिए सा को हटा दीजिए। ज्ञान का मतलब आपको पता ही है, जानने के साथ साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं, यानी वो सभी प्रक्रियाएं जो आपके मन से जुड़ी हुई हैं, मानसिक प्रक्रियाएं जानने में, जिसमें प्रत्यक्षण कराना, ठीक है, देखना, चिंतन करना, याद करना, समझना, इन सबको क्या कहते हैं, संज्ञान। द्वंद्व क्या होता है, कंफ्यूजन। द्वंद्व होता है कंफ्यूजन, कि अभिप्रेरकों यानी अभिप्रेरकों जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और क्या हो रहा है, अंतर्नोदो, आपकी अंदर से भी आवाज आ रही है। आवश्यकताओं, जो आपकी आवश्यकताएं, लक्ष्यों में पारस्परिक विरोध के फलस्वरूप तनाव की स्थिति। यानी आपकी जो प्रेरक हैं, आपकी जो अंदर की, अंतर्नोद का मतलब होता है अंदर की आवाज, आपकी अंदर की आवाज है, आपकी आवश्यकताएं हैं, आपके लक्ष्य हैं, इनके परस्पर विरोध के फलस्वरूप क्या है, एक तनाव की स्थिति है। वही तो होता है कि जैसे जो लोग DSS तैयारी कर रहे हैं, तो अंदर से आवाज क्या आ रही है, एक आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है कि भैया गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी भी कंडीशन में,
ठीक है। मोटिवेशन क्या है, मिला हुआ है ये कि नौकरी चाहिए। अंतर्नोद क्या है कि भैया दिल्ली में कभी प्रमोशन नहीं होगा, पूरी जिंदगी जो है दिल्ली कट जाएगी। अब आप रहने वाले यूपी के किसी जिले के हैं तो अब आपको जिंदगी दिल्ली काटनी पड़े तो अपने आप में एक बड़ी अलग बात होगी, तो आपकी प्रेरणा अलग है, आपके अंदर की आवाज अलग है। तो इस सबसे क्या हो गया, द्वंद्व हो गया है। यही द्वंद्व आपको तैयारी नहीं करने देता। अब आप सोच रहे हैं एलटी के बारे में, तो वहां क्या है, लगता है कि हाँ चलो घर के पास का विद्यालय मिल जाएगा, हो सकता है जहां से आपने तैयारी की हो, जहां से आपने पढ़ा हो वही आपको मिल जाए। तो ये क्या होता है, द्वंद्व। अब होता है चेतना। चेतना तो आप जानते ही हो, क्या चेतना है नहीं है, हो इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं होश में है या नहीं है। तो चेतना मानस की सामान्य स्थिति से अवगत रहना, यानी आदमी का होश में रहना, इसे कहते हैं चेतना। सहसंबंधात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, दो या अधिक घटनाओं, मतलब सहसंबंधात्मक दो या दो से अधिक घटनाओं, विशेषताओं के मध्य संबंधों की शक्ति बताने के उद्देश्य से किया गया शोध। यानी दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच आप जो संबंध बताते हैं, क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, और संबंध की शक्ति बताने के उद्देश्य से किया गया शोध। यानी एक शोध जो है वो डॉग पे किया गया, एक कैट पे किया गया, तो दो सिद्धांत हो गए, इनके बीच जो संबंध है या जो आप रिसर्च करो तो उसको क्या कहते हैं, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। तम बयुकूलन, मेरे ओर का तम हर दो। तम का मतलब अंधेरा। कविता पढ़ी थी, मेरे ओर का तम हर दो, एक छोटी कक्षा में होती थी, शायद कक्षा 3 में या 5 में होती थी, यूपी बोर्ड की क्लास में, नवल प्राप्त की नवल रश्मियों से। तो इस तरीके से तम का मतलब होता है आपका अंधकार। क्या होता है, अंधकार। तो बयुनुकूलन, वह प्रक्रिया जिसमें आंखों की कम प्रकाश में रोशनी के लिए संवेदनशील हो जाती हैं। यानी आंखें जो हैं वो कम प्रकाश के लिए संवेदनशील हो जाती हैं। अब होता क्या है, जहां प्रकाश अधिक मिला तो दिक्कत प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कम प्रकाश भी होता है तो आंखें संवेदनशील हो जाती हैं और उसको बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो इसको कहते हैं तम व्यानुकूलन, वह प्रक्रिया जिसमें आंखें कम प्रकाश में रोशनी के लिए संवेदनशील हो जाती हैं। यानी जब कम प्रकाश मिलता है तो वह रोशनी उसको चाहिए ही चाहिए होती है। अगला है निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना, अगर आप ये दो शब्द समझ लें तो आपके ये वाले वर्ड मीनिंग आसान हो जाएंगे। पहला होता है निगमन और दूसरा होता है आगमन। आगमन, देखो ना का मतलब होता है नियम और आ का मतलब होता है उदाहरण। जो आ है जो ऊ का मतलब उदाहरण। जहां पहले नियम दिए जाएं और बाद में उदाहरण दिए जाएं उसे कहते हैं निगमन विधि, और जहां पहले उदाहरण दिए जाएं बाद में नियम समझाया जाए उसे कहते हैं आगमन विधि। तो ये कह रहे हैं निगमनात्मक तर्कना, तर्क का मतलब लॉजिक, निगमनात्मक का मतलब ऐसा लॉजिक, तर्कना का मतलब ऐसा लॉजिक जो दिया जाए किसके आधार पर, नियमों के आधार पर। ऐसा लॉजिक जो दिया जाए किसके आधार पर, नियमों के आधार पर, उसे कहते हैं निगमनात्मक तर्कना। होता क्या है, जैसे कहावत है, एक नियम है, वो नियम जो है कि चोर जो है वो चोरी से जा सकता है, फिर वो हेरा फेरी से नहीं जा सकता। या ये भी कह सकते हैं आदमी कभी अपनी फितरत या आदतें नहीं बदलता, जो आदतें हैं वो करता ही रहता है। तो ये क्या है, निगमनात्मक तर्कना है। ये एक निगमनात्मक लॉजिक है, एक नियम वाला लॉजिक है कि व्यक्ति कभी अपनी आदत, कभी फितरत, कभी हैबिट नहीं बदलता और चोरी पे जा सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं जा सकता। उसे मौका लगेगा तो चोरी भले ही ना करे लेकिन कोई ना कोई नौटंकी कार्ड जरूर देगा वो। तो इसी को कहते हैं निगमनात्मक तर्कना। तो ये तो आपने नियम बताते हुए बात समझाई। अब यहाँ पे होता आगमनात्मक तर्कना। तो आप उदाहरण देते कि एक व्यक्ति था, उसने चोरी छोड़ दी लेकिन मौका लगने पर कुछ चीजें दाएं से बाएं कर देता था, तो वो क्या हो गया, आगमनात्मक तर्कना। तो इस तरीके से ये आपके वर्ड मीनिंग है और इसको अच्छे से तैयार करिए, बाकी अगली वीडियो में आपको और कराया जाए।